नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनातनी हर्ष। ये हमारे यहाँ आए हैं, कर्नाटक में एक प्रोग्राम में जुड़े हैं और ये पैदल पूरे भारत का यात्रा कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम इन्हीं से जानते हैं और इस प्रोग्राम में इन्होंने क्या क्या जाना और क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया और इनकी क्या मकसद है, इस पर बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। और आप सर पहले अपने बारे में बता दीजिए। ठीक है, मेरा नाम सनातनी हर्ष है। मैं हरियाणा करनाल से आया हूँ। संपूर्ण भारत की यात्रा का मैंने लक्ष्य लिया है, जो कि 1000 दिन की है, जिसमें से 525 दिन मुझे अभी यात्रा करते हुए हो चुके हैं। अभी तक मैंने पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत और लगभग पूर्वी भारत भी मैंने बंगाल तक कर लिया है। तो इस यात्रा का मेन मकसद है भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाना। तो आज हम जो भारतीय संस्कृति उत्सव के अंदर जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए और आप सब के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। यहाँ पर हम संस्कृति के बारे में सीख सकते हैं, स्वदेशी के बारे में सीख सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है और क्या क्या सीखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको जिक्र करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से 37 मतलब 37 पंचायत यहाँ के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब पंचायतों का कैसा है, उन्होंने कनेक्शन किया कि उन्होंने गांव में से एक एक आदमी को ले रखा है। जैसे 37 लोगों को लिया है और 37 लोगों के गांव की जितनी भी पंचायतें हैं, सबको यहाँ पर बुलाया गया है। उनका खाना और रहना और सब कुछ फ्री है। और इसी के साथ में हर स्कूल, हर कॉलेज और हर संस्था को यहाँ पर बुलाया गया है। अब संस्थाओं को यहाँ पर बुलाने का कारण ये है कि उनको अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताना और इसके साथ में जोड़ना। अभी आप देखेंगे हमारे पीछे जो बच्चे घूम रहे हैं, अभी यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों का काम क्या है यहाँ पे? इन लोगों का सबसे पहला काम है यहाँ पे यहाँ के कचरे को उठाना, सफाई करना, और फिर इससे उनको प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी जीवन में कचरा फैलाना नहीं चाहिए। तो दूसरा इनको क्या सीखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो बड़ा मंच लगा हुआ, वहाँ पर अभी पूर्व राष्ट्रपति भी आए थे, विधायक भी आते हैं और यहाँ के गवर्नर भी आए हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको देखना और उनके विचारों को सुनना भी इनको यहाँ पर मिलता है। अब रही बात स्वदेशी की, स्वदेशी में हमारा कपड़ा, हमारा जो आयुर्वेदिक उपचार होता है, हमारा खाना, ये अनेकों प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर किताबें भी स्वदेशी मिलेंगी, लोग भी स्वदेशी मिलेंगे। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो क्रांतिवीरा संगोठी राय राणा है जी हैं, तो मेरे को थोड़ा नाम मेरा कन्नड़ में तो लेना नहीं आता। और यहाँ पर जैसे महर्षि रमणा जी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर बसवन्ना के बारे में बताया गया है। मतलब कर्नाटक के जितने भी क्रांतिकारी और समाज सेवी हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, या संगम की बात करें तो यहाँ पर किसी राजनेता के बारे में प्रचार नहीं किया गया। यहाँ पर देशभक्त, क्रांतिकारी और समाज सेवियों का प्रचार किया गया, किसी को नहीं छोड़ा। आप यहाँ बड़े बड़े बैनर देखेंगे तो वहाँ पर जैसे जीजाबाई के बारे में बताया गया है और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये सीखने की बात है। तो इसके साथ में हमें यहाँ सीखने को मिलता है कृषि में गाय के गोबर और मूत्र से कृषि कैसे करें। ये पेस्टिसाइड जो है, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं, उससे अपनी धरती को कैसे बचाएं, वो भी बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है। इसी के साथ में यज्ञ का क्या महत्व है, वो भी आप शाम के समय में आप देखेंगे तो वो भी आपको सिखाया जाता है। और इसी के साथ में टाइम मैनेजमेंट और यहाँ का जो सिस्टम बना रखा है, जैसे खाने का सिस्टम है, प्लेट धोने का सिस्टम है, बाथरूम, लैट्रिन, इन सब का सिस्टम किस तरीके से मैनेज होता है, वो भी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज है। मैं कहता हूँ कि शहर के, देश के और विदेशों के भी हर युवा साथी को भारतीय संस्कृति संगम में जुड़ना चाहिए। ये हर 3 साल में एक बार होता है और आज अभी 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक यहाँ पर चला हुआ है। मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं हरियाणा से संपूर्ण भारत की यात्रा पैदल कर रहा हूँ भारतीय संस्कृति बचाने के लिए। और मेरे लिए तो बड़ा उत्सव का दिन है ये जो 9 दिन है, मैं यहाँ पर करीबन 6 दिन बिताने वाला हूँ। और इस प्रोग्राम से पहले भी मैं गाँव में जाकर कर्नाटक में भी प्रचार कर चुका हूँ। नमस्ते सर। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सदा शिवा सर, जो कि यहाँ पे कर्नाटक से ही हैं और यहाँ का वो देख रहे हैं, यहाँ का सारा प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशंस भी कर रहे हैं। तो सर, आप हमारे इस संस्कृति का, भारत का जो संस्कृति है, भाषा अलग है, विविधता बहुत अधिक है, इसके बावजूद भी हमारे देश में आपके नाम में भी स्वदेशी लगा हुआ है। तो इसके बारे में आप स्वदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम सदाशिव स्वदेशी है। मैं राजू दीक्षित का अनुयायी हूँ। राजू दीक्षित के साथ जुड़ा होकर काम किया है कर्नाटक में थोड़ा। स्वदेशी माने बहुत कुछ लोग से सोचते हैं चीज़ करके, चीज़ को बेचना, लेना देना, वो नहीं है।
सभी सारी बात हम स्वदेशी होना चाहिए। कपड़ा पहनना, बात करना, संस्कृति पहलाना, कृषि करना, सभी का बात में स्वदेशी होना चाहिए। हमको फॉरेन में जो होता है इधर से सीख के जाके उधर बना के बेचते हैं। हम कच्चा वस्तु को बेचते हैं, सिद्ध वस्तु को लेते हैं। इधर ही सिद्ध कर सकता है। इनका इतना इनका ताकत कहना है है, हमारे एक मिनट सर, इनका कहना है कि हम लोग अपने देश से रॉ मटेरियल विदेश भेजते हैं, वहाँ से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर के हम लोग को फिर से बेचते हैं। इनको कहना है कि हम क्यों उन्हें दें और फिर उनसे हम वापस खरीदें। उससे अच्छा है कि हम बनाएं, खुद बना के खुद यूज करें और खुद यहाँ से एक्सपोर्ट करें। तो ये एक बहुत बढ़िया विचार है। इससे हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और सर, हमारे देश में भाषा बहुत अलग अलग है, विविधता बहुत है। यहाँ पे मैं जब आया हूँ तो अनेक प्रकार का भोजन का चीज़ें हम खा करके देखे और बहुत अच्छा विश्वास भी है। और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव भी हैं आपस में। तो सर, आप इस जो हमारा एकता है इस पे कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, भाषा का बात मैं बोल दिया। तो अपना अपना भाषा सभी को शान रहना चाहिए, क्योंकि अलग भाषा को सीख सकता है, उसका पीछे पीछे लग जाए तो हमारा संस्कृति बदल जाए। क्योंकि हम जो अंग्रेजी सीखते हैं, हम कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, शानदार गाड़ी घुमाते हैं। हाँ, इसमें से मैं भी सर अभी कोठी पहन के हूँ सर। ऐसे बात नहीं है। हम जो भाषा सीखते हैं उसका पीछे लग जाते हैं। सीखने का है, उसको अपनाने का नहीं। अपनाने का अपना भाषा अपनाने का है। सर का एक कौन बहुत सा भी अच्छा भाषा? बात है कि जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं तो उस कल्चर को भी एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो स्वाभाविक बात है मेरा जुड़ाव जो है सो हिंदी का जो सभ्यता है, संस्कार है, परंपरा है, उससे मैं जुड़ जाऊंगा। इनका कहना है कि हम विदेशी भाषा अवश्य सीखें, लेकिन उसे अपनाए नहीं, अपना चीज़ को अपनाते हुए विदेशी को जाने। इसलिए आज युवा सम्मेलन है और विवेकानंद हमारे एक महा प्रेरणा स्रोत थे। वो स्वामी जी भी कहते, उनको भी बहुत भाषा आती थी, इसके बावजूद भी वो भारतीयता को पूरे विश्व में फैलाए थे। इनकी एक बहुत बढ़िया लाइन आपने सर बताए कि हम किसी के भाषा जरूर सीखें, लेकिन हम उसकी संस्कार और सभ्यता जो है वो अपना ही रखें। उस भाषा में उनको हम अपनी विचार को उन्हें पहुँचाएं। ये बहुत अच्छी बात बोली सर। अब तो हमारे भी प्रेरणा स्रोत, मेरे भी प्रेरणा स्रोत विवेकानंद है। आज हमारे इस प्रोग्राम में युवा सम्मेलन आज के दिन है और आज विवेकानंद पूरे विश्व को एक बहुत ही नए मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आपको शायद मालूम हो कि हमारे जीवन में, हम युवाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति हम कितना अपने आप को दे रहे हैं, कितना हम डेडिकेटेड हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा स्टोरी है। जब वो अमेरिका में थे तो बच्चे लोग आपस में एक स्विमिंग पूल में गुब्बारा फोड़ रहे थे और वो एक गेम टाइप का था। उस गेम में उन्होंने 12 गुब्बारे को एक एक करके फोड़ दिए बिना एक भी मिस किए हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए। और वो इतना ही नहीं, वो सारा इस संस्कृति को, इस सभ्यता को अपने में समाये हुए वो बोले थे हमारे ये रविंद्रनाथ टैगोर कि अगर आपको भारतीयता को जानना है तो आप विवेकानंद को जान लीजिए, आप पूरे भारत को जान जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस युवा सम्मेलन में हम इनसे पूछेंगे कि ब्रह्मचर्य के द्वारा युवाओं को क्या सीख मिलती है और कैसे ब्रह्मचर्य को, मतलब सांसारिक जीवन को साथ लेते हुए हम युवाओं इस देश को विकसित कैसे राष्ट्र बनाएं। तो सर आप बताएंगे जरा सर। देखिए, हमारे भारत की संस्कृति में 4 चरण बताए गए हैं जीवन जीने के। पहले चरण में हमारी बाल अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, फिर हमारी जो हमारी शादी के बाद में जो अवस्था होती है, फिर बुजुर्ग अवस्था होती है हमारी। तो जो हमारी युवा अवस्था है वो हमारी लगभग ये लगा लीजिए 1 साल से लेके और 25 साल तक होती है, जिसमें हमारी स्टडी भी चलती है, खेलना कूदना भी चलता है। पहले हमारे यहाँ तो गुरुकुल हुआ करते, तो 25 साल तक बच्चा गुरुकुल, 12 साल या 6 साल के बाद में गुरुकुल में ही रहा करता था। तो उसमें हमारा प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन होता था। तो स्कूल चल गई तो सारा का सारा मान लीजिए कि एक, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो एक सेक्स का एक बहुत बड़ा ठड्डा बना दिया गया है कि जो गवर्नमेंट जो कॉन्वेंट स्कूल बने हैं।
तो इसमें बार बोलना चाहूँगा ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ब्रह्मचर्य में जब आप ब्रह्मचर्य में आना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके जब उसमें आप ढलना शुरू करते हैं तो आपको हर एक चीज़ पे फोकस करना आ जाता है। फोकस करना, जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ में एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। हम 3-4 लोग थे, तो वो लोग टॉयलेट ढूंढ रहे थे। तो एक इधर भाग रहा था, एक इधर भाग रहा था टॉयलेट ढूंढने के लिए, लेकिन मैं बीच में ही खड़ा था। मैं बीच में खड़े हुए मैंने एक दीवार के पीछे से मैंने टॉयलेट को देख लिया, लेकिन वो भागकर भी टॉयलेट को देख नहीं पाए। ये मेरा अनुभव है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं 6 से 7 दिन पहले का अनुभव है। तो ये चीज़ होती है, कॉन्सेंट्रेट होता है योग के अंदर, ध्यान ब्रह्मचारी के अंदर कॉन्सेंट्रेट होता है। तो जब भी हमको अपना ब्रह्मचार्य का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमें लगभग शांत रहना होता है और पौष्टिक चीज़ों को खाना होता है और नेगेटिविटी पावर से दूर रहना होता है और गंदी चीज़ों का आचरण नहीं करना होता, ना ही बोलनी होती है। तो ये ऐसा ब्रह्मचारी। तो साथियों, मैं इस बात पे बताना चाहूँगा कि हम जीवन को जीने का एक यही तरीका नहीं कि हम सांसारिक जीवन जीते हुए कोई चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान जो है, मेडिटेशन और योग जो है, जिसे एक्सरसाइज अभी कहा जाए, ये एक बहुत बड़ा हमारा भारतीय संस्कृति का देन है। और आज युवा सम्मेलन है, तो हम सभी युवा हैं, चाहे किसी भी हम उम्र में हो। युवा इसलिए हैं क्योंकि हम सोच पाते हैं, और जो सोच पाते हैं वो करने का जब तक शक्ति आपके अंदर है, वो एक युवा का ही विचार हो सकता है, वो युवा है। कोई भी इंसान जो कोई विचार ले करके उस विचार पे अपना कर्म कर सके, वो युवा है। और अगर युवा है तो उस युवाओं को सबसे ज़्यादा आजकल के समय में उन्हें मानसिक तनाव, उनसे बचना होता है। इसके लिए ध्यान, योग बहुत बड़ा एक हमारा साधन है, एक बहुत बड़ा ताकत है। इसे ज़रूर अपनाइए। और युवा सम्मेलन है तो ये ऐसे प्रोग्राम को ज़रूर आप सुनिए और जानिए, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य हैं। और एक लाइन हमें बहुत अच्छा से याद है, बचपन में मैं सुना करता था, अभी भी सुनता हूँ। जब स्कूल में होते थे, एक कहा जाता था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। वहाँ पे मैं बच्चों नहीं, मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, क्योंकि आज भी और कल भी वो दोनों आप ही के हाथ में है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम आशा करते हैं कि आप इसे सुनेंगे, जानेंगे और इस चीज़ को आप बढ़ावा भी देंगे, क्योंकि हमसे आपसे ही ये समाज बना है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आदर्श कुमार, आप सभी को धन्यवाद सर। धन्यवाद।